वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस सेशन में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये दो तीन वर्ड जो आपने अभी भी सुने, इनमें से कुछ भी आपके लिए नया नहीं है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं। हमारे सिलेबस में हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं, है ना। इसका बेसिक मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी। आप आड़े टेढ़े बहुत सारे उस पर फोर्सेस लगाएंगे तो भी वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होगा, है ना। बेसिक इक्विलिब्रियम क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, देखिए फर्स्ट यूनिट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है। एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस बेसिकली, है ना। तो फिर नया क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, देखो ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके थे वो बेसिकली एक पार्टिकल पे लग रहे फोर्सेस थे, है ना। फर्स्ट यूनिट का अगर आप थोड़ा सा याद करें कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम के बारे में, तो फिर हमने जो फोर्सेस पढ़े हुए थे वो पार्टिकल पे लग रहे थे बेसिकली, है ना। यहां पर हम उसी पार्टिकल पे फोर्सेस लगाएंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट भी बनाएंगे। देखो क्या होगा। ऑलरेडी आपने देखा था कि एक पार्टिकल पे अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं, यहां पर फोर्स लगाऊं, यहां पे फोर्स लगाऊं, तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वाली यूनिट में वो क्या करेगा, देखो एक पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा और फिर एक F3 फोर्स लगा देगा। बोलेगा कि यार F3 की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो बताइए ये F3 का फोर्स कितने एंगल पे लगना चाहिए जिससे इस पार्टिकल को हम बैलेंस कर सके या फिर हम इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पे रख सकें, है ना। इस टाइप के दो तीन क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ वो कभी कभी क्या करता है, कुछ इस तरीके का सिस्टम आपके सामने दिखाता है, देखिए, है ना। जिसमें एक पार्टिकल है यहां से हैंग कर रहा होता है और दो स्ट्रिंग्स आपके पास अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो एक थ्योरम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ फर्स्ट वाली यूनिट में मेजर फोकस आपका कहां पे था, एक पार्टिकल पे था, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको रिजिड बॉडी पे भी फोर्सेस लगाने हैं और उनके इक्विलिब्रियम का भी डिस्कशन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप एक स्फीयर ले सकते हैं, ठीक है। स्फीयर के अलावा आपके सिलेबस में सिलेंडर भी रहेगा, है ना। तो एक स्फीयर या सिलेंडर को जब आप अगर एक कॉर्नर से देखने की कोशिश करें या फिर उसको एक 2D फॉर्मेट में देखने की कोशिश करें, तो स्फीयर आपको कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्मेट में दिखेगा, है ना। अगर आप सिलेंडर को भी अगर ऊपर के सरफेस से देखने की कोशिश करें, जो उसका सर्कुलर सरफेस होता है सिलेंडर का, वहां से अगर आप 2D में देखने की कोशिश करें तो वो भी एक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, है ना। तो हो सकता है कि एक स्फीयर आपके पास इस तरीके से रखा हो और उस पर अलग अलग फोर्सेस ऐड कर रहे हो, है ना। तो स्फीयर का एफबीडी बना के हमें सॉल्व करना है, सिमिलरली हमें सिलेंडर का एफबीडी बना के उस पर भी चीजें करनी है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे सिलेबस में जिसका हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ लेक्चर का फ्लो किस तरीके से रहेगा। तो स्टार्टिंग में हम ये वाले फोर्सेस, है ना, ये वाले क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, जिसमें हमारे पास एक फोर्स यहां लग रहा है, दूसरा फोर्स यहां लग रहा है, तीसरा फोर्स यहां लग रहा है। तो बताइए ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि हम इस फोर्स को बैलेंस कर सकें। इस टाइप के मैं आपको तीन चार क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, है ना। साथ ही साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है। कभी कभी क्या करता है, एक पॉइंट लेता है, वहां से तीन चार स्ट्रिंग्स को अटैच कर देगा, पुली वुली को आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर देगा और ये सारे फोर्सेस लगा के पूछेगा आपसे कि बताओ एक सर्टेन अननोन वैल्यू क्या होगी, या इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, या ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, डिफिकल्ट भी लगता है, बट फ्रैंकली जब हम इसको सारे फोर्सेस उठा के हमारे एक्स वाई एक्सिस में डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही आसान सी चीज थी, ठीक है। इसमें थोड़ा और क्रिएटिव अगर वो होने की कोशिश करेगा, पुली वुली थोड़ा नीचे कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे केसेस में सिनेरियोस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ठीक है। आगे जाके मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। अब एक चीज समझ लो यार, यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, आप पुणे को बिलोंग करो, मुंबई को बिलोंग करो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हाँ, आरजीपीवी भोपाल यूनिवर्सिटी ले लो, आप कहीं का भी यूनिवर्सिटी उठा लो, कुछ क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम प्राइमरीली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, क्वेश्चन आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पढ़ें, फायदा ही होना है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं लेक्चर की, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बेसिक थिंग कि एक पार्टिकल पे जब फोर्सेस लग रहे होते हैं तो क्या सिनेरियोस होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर और, ठीक है। आप प्लीज इस वीडियो को 1.5x में फॉरवर्ड कर लीजिए अगर आप ऑलरेडी प्रो हैं इन सब छोटी छोटी चीजों को करने में, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रो नहीं हुए हैं आप भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे साथ साथ चलिए, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप भी प्रो हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो यहां उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 सच दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे कहीं पे, उसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, वैल्यू निकालनी है इनकी। तो यार सिंपल सा लॉजिक है, जब भी मेरे फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, उन्हें रिजॉल्व कर लेना चाहिए।
ये फोर्स है, इसका एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स और एक आने वाला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो यहाँ नहीं करते हैं इसको, यहाँ लिखने के बाद में इस फोर्स को पूरी तरह से हम रिजॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 है तो इसका आएगा कॉस कंपोनेंट विच इज F1 cos of 20, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आएगा F1 sin of 20 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला फोर्स भी मेरा अलाइन नहीं है, तो चलिए इसे भी रिजॉल्व करते हैं फटाफट से। दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि शुरू की 2 यूनिट में काफी कुछ आप लोगों ने सीख लिया है और आप लोग ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं। ठीक है, नहीं हुए हैं तो मैं बता दूं कि कर लो यार पुरानी यूनिट्स को अच्छे से। ठीक है, चलेगा। तो क्योंकि हम ऑलरेडी फोर्सेस को रिजॉल्व कर चुके हैं तो हटा देते हैं इनको, अनवांटेड चीजों को हटा दो जरा। बढ़िया काम बन गया हमारा। क्योंकि मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे मुझे मेंटेन करना है, हमारे सिंपल सिंपल स्टेप्स होते हैं। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए, यहां पर मेरे राइट साइड में एक फोर्स है विच इज F2 cos of 40 डिग्रीज। ठीक है, लेफ्ट में 2 है, -100 माइनस F1 साइन ऑफ 20 डिग्रीज। ठीक है, दिस शुड बी पुट इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको हम स्मूथ करते हैं जरा, cos 40 की वैल्यू लिखेंगे। cos of 40 is how much, 0.766। this is 0.766 F2 minus 100 minus F1 sin 20। sin 20 is how much, अरे क्या हो रहा है, 0.34। दिस इज 0.34 टाइम्स ऑफ F1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे ऑलरेडी इक्वेशन मिल चुकी है F2 और F1 के टर्म्स में। ठीक है, अगला हमारा क्या रहेगा प्रोसेस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द y एक्सिस मस्ट बी पुट इक्वल टू 0। पुट अप करें, चलिए। ये ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाले 2 नेगेटिव। सो F1 cos of 20 डिग्रीज माइनस एक ही नीचे, सॉरी, F2 sin of 40 डिग्रीज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे F1 व्हाट इज माय cos of 20, दिस इज नथिंग बट 0.939, इसे 0.94 मान लो। ठीक है, इज इक्वल टू F2 sin 40। sin of 40 इज 0.64, चलेगा। ओके, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अगर हम स्मार्टली खेलें तो हमें यहां से F1 की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.64 डिवाइडेड बाय 0.94। दिस इज गोना बी 0.68 टाइम्स ऑफ F2। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ऑलरेडी 2 इक्वेशंस, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, एंड यूजिंग दीस 2 इक्वेशंस आई कैन सिंपली फिगर आउट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, है ना। तो चाहो तो इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ के निकल जाओ, मेरे साथ साथ सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, यहाँ से F1 की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट अप करेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं। सो 0.766 टाइम्स ऑफ F2 माइनस 100 माइनस 0.34 टाइम्स ऑफ F1, व्हाट इज F1, दिस इज 0.68 F2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट अप करते हैं। 0.34 into 0.68 plus minus 0.766. This is coming out to be 0.53 times of F2 is equal to 100. So the value of F2 will be equal to 100 divided by 0.53, 188.67। जैसे ही मुझे ये वैल्यू निकल जाएगी, साथ ही साथ मैं F1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, इस F2 को यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज 188.67 multiplied by 0.68, 128.3। ओके, सो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था, हमारे पास कुछ नहीं करना था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी थी। पहले फोर्सेस हमारे अलाइन नहीं थे, तो जो अलाइन नहीं है उनको प्रॉपर अलाइन करो। अलाइन करने के बाद में इक्विलिब्रियम की आप कंडीशंस लगा दीजिए, 2 इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करके फटाफट से F2 और F1 की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। गलती से यहाँ पे मैंने F2 लिख दिया था वापस से। ठीक है, सॉरी, F2 आ चुका था, पुटअप करेंगे F1 निकल जाएगा। सो इस टाइप के ही सिमिलर सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो फटाफट से देख के वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश कर लो। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर आप वीडियो प्ले करके वापस से इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे भी F2 और F1 की मुझे वैल्यू निकालना है। F3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो डाल दो इसको 200 न्यूटन को यहाँ पर। ठीक है, F2 मेरा प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो दिस विल बी माय cos कंपोनेंट ऑफ F2, दिस विल बी माय sin कंपोनेंट ऑफ F2। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करो जरा। दिस इज F2 cos of 60, F2 sin of 60। चलिए, नीचे भी है एक फोर्स हमारे पास, उसे भी अलाइन कर लेते हैं, है ना। दिस विल बी द cos कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड दिस विल बी द sin कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा F1 cos of 20 डिग्रीज, दिस विल बी F1 sin of 20। एज आई हैव ऑलरेडी रिजॉल्व द कंपोनेंट्स, तो इस फोर्स को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया सारे फोर्सेस मेरे एक्स और वाई एक्सिस के अलावा।
बस प्रोसेस क्या है अभी, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस मस्ट बी पुट इक्वल टू 0। करेक्ट। देखो यहाँ पे एक फोर्स राइट में है, दो फोर्सेस लेफ्ट में है, ठीक है। सो F2 cos of 60 degrees minus 200 minus F1 sin of 20 is equal to 0। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं फटाफट से। cos of 60 is equal to 0.5, this is 0.5 times of F2 is sorry minus F1 sin 20 कितना होगा, sin 20 is 0.34, 0.34 times of F1 is equal to 200। ठीक है, this is my first equation। let's go ahead for the second equation guys। summation of F5 must be put equal to 0, है ना। तो F2 sin 60 must be equal to this one। एक तरीके से ना आपका रिवीजन हो रहा होगा ये तो फर्स्ट यूनिट का, ठीक है ना। घबराइए मत, आगे भी और चीजें हैं, है ना। माइनस F1 cos of 20 is equal to 0। तो हम लिख सकते हैं F2 what is my sin 60, let's put the value 0.866, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा 1.5x में चला लोगे ना तो बेटर रहता है। F1 what is cos 20, 0.939 which is 0.94। ठीक है, now using this I can figure out the value of F2 in terms of F1। कितना हो जाएगा देखो, this is 0.94 divided by 0.866 which is 1.08। so 1.08 times of F1 is nothing but my F2। now I've got already two equations, this is my first one, this is my second one। using these two equations I can simply figure out the values of F1 and F2। चलिए शुरू करते हैं। so इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट अप करेंगे, 0.5 टाइम्स ऑफ F2 की जगह पे मैं ये पुट अप कर सकता हूँ 1.08 F1। जनरली बुक्स में ना यहां तक वो करके छोड़ देता है, ठीक है, बट हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, सो दिस इज 0.5 into 1.08 which is 0.54 एंड उसमें से माइनस कर देंगे 0.34 तो 0.2। सो 0.2 टाइम्स ऑफ F1 is equal to 200 आ रहा है, therefore the value of F1 is equal to क्या बात है, काफी अच्छा वैल्यू आया है 1000 न्यूटन्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे F2 के वैल्यू चाहिए तो सिंपली मुझे क्या करना चाहिए, 1.08 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 1000 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1080 न्यूटन्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2। देखने में बड़ा ही आसान लग रहा होगा आपको, है ना। कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। फोर्सेस जो अलाइन नहीं थे उनको हमारे एक्सिस के अलोंग अलाइन करना था। जैसे ही वो अलाइनमेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दीजिए और आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्पीड आपको फास्ट नहीं लग रही होगी, बिकॉज स्लो करने का भी ऑप्शन है एप्लीकेशन में, तो स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट 2 यूनिट्स में काफी कुछ पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे स्पीड अप कर रहा हूँ, वरना बोर हो जाओगे सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एक F1 फोर्स लगा है, F2 फोर्स लगा है। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 एंड थीटा सच दैट द पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे यार। देखो F3 की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, पार्टिकल मेरा इक्विलिब्रियम पे है, वही प्रोसेस सेम टू सेम। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो मेरे फोर्सेस अलाइन नहीं है एक्सिस के अलोंग उनको रिजॉल्व कर लो। तो ये एक्सिस के अलोंग करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इसको करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। चलिए, है ना, इसको भी रिजॉल्व कर लें, कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जस्ट अ सेकेंड, हो गया। चलो वैल्यूज लिखते हैं। 20 है तो ये आएगा मेरे पास 20 cos of 30 एंड दिस विल बी 20 sin of 30, ठीक है। इसे देखो 40 है तो इधर साइड बनेगा इसका 40 cos 30, ओके। दिस विल बी माय 40 sin of 30। जिसे भी लग रहा है ये चीजें बहुत लेंदी जा रही है या फास्ट जा रही है, डिफिकल्ट जा रही है, आप समझो आपके बेसिक क्लियर नहीं है, उसके लिए मेरे पुराने फर्स्ट वाले यूनिट के वीडियोस को देख लो, पूरे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। F3 cos of थीटा, ये हो जाएगा F3 sin of थीटा, ठीक है। चलेगा। अब क्योंकि मैं रिजॉल्व कर चुका हूं इनको तो इनकी कुछ खास इज्जत बची नहीं है अभी, है ना, तो इन्हें हटा देते हैं। ये बन गया हमारा फिगर। सारे फोर्सेस अलाइंड है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। अब मुझे सिंपली क्या करना है, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन लग जाएगी और काम हमारा खत्म, ठीक है। चलेगा, तो F3 cos of थीटा। इस बार लगता है कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है, बिकॉज दो चीजें निकालनी है। माइनस 20 sin 30 degrees minus 40 sin 30 degrees is equal to 0, okay। so F3 cos of theta must be equal to what, दोनों का एडिशन करके राइट साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। so 20 into sin 30 is how much, 10 plus 40 into sin 30, sin 30 0.5 होता है ना, 20, ठीक है। this is equal to 30।
सो F2 cos थीटा इज इक्वल टू 30 आ रहा है, F3 cos थीटा इज इक्वल टू 30 आ रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो F3 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इसे उठा के रख दो यहाँ पर, है ना, सेफ सेफ। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड वन। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। चलिए 20 cos 30, है ना, दिस इज 20 cos ऑफ 30 प्लस F3 sin थीटा इज इक्वल टू 40 cos 30, है ना। चलेगा, वैल्यूज पुटअप करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा F3 sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 40 cos 30 माइनस दिस इज 20 इंटू cos 30, 17.32। क्या बात है, वैल्यू डायरेक्टली आ गई यहाँ पे, है ना। तो बस इतना ही छोड़ दो यार, यहाँ पे काफी है ये तो, चलेगा। सो सेकंड इक्वेशन भी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है ना। सो नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस आई हैव टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ F3 एंड थीटा। देखो अब इतना प्रो तो हो चुके हो, M1 भी थोड़ा बहुत खेल चुके हो, है ना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा अगर मैं क्या करूं, मेरी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूं, है ना। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, डिवाइड करने से F3 और F3 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, है ना। तो बहुत इस टाइप के इक्वेशंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, है ना। थीटा बना लेने से फायदा हो जाता है 17.32। और नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, F3 cos थीटा इज इक्वल टू 30। तो सिंपली अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, F3 से F3 कटेगा, ये बनेगा मेरा टेन थीटा, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 17.32 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, 0.577, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आई डोंट थिंक एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये तो। शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.577, दिस इज 29.98 डिग्रीज। सो 29.98 लिखोगे तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 डिग्री डाल दोगे तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे ही मेरा थीटा मिल चुका है, अब मेरा क्या बनता है, F3 निकालने का काम। कुछ नहीं यार, थीटा उठा के यहाँ पे पुटअप कर दो, आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो F3 की वैल्यू कितनी होगी, देखो जरा, 17.32 divided by sine theta. What is sine theta? Let's check. This is sine of 29.98. 0.499. Let's consider it as 0.5. Therefore, the value of F3 must be equal to 17.32 divided by 0.5, which is 34.64 newtons. चलिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में कहता आया हूं कि कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस मत करिएगा while watching the video obviously, है ना, क्योंकि मल्टीपल काम में कर रहा होता हूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद एरर हो जाए, शायद, हाँ, फिक्स नहीं है, ठीक है। बाकी कोशिश पूरी रहती है कि आपको एरर्स ना दिखे, ठीक है। चलिएगा, इस टाइप का सिमिलर सा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है, वीडियो को पॉज कर लो, खुद से एक बार ट्राई कर लो, आई एम 100% श्योर आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा सॉल्यूशन। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं यहाँ। क्या करना है, क्या करना है, फोर्सेस मेरे अलाइन नहीं है, चलो नहीं है अलाइन तो फिर अलाइन करो, सिंपल है, ठीक है। उठा देते हैं, और F3 है, ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका, सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। पुट अप कर लेते हैं जरा फटाफट से, F3, दिस इज गोना बी माय F3 cos ऑफ थीटा, दिस विल बी माय F3 sin ऑफ थीटा। 10 है, डिग्री एंगल 20 डिग्री का है, तो 10 cos ऑफ 20, यहाँ बनेगा 10 sin ऑफ 20, ठीक है। यहाँ देखिएगा एंगल कितना है, 30 का है, 30 का हॉरिजॉन्टल से इधर 30, है ना। सो 20 cos ऑफ 30, 20 sin ऑफ 30। चलिए, क्योंकि हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर चुके हैं तो अब इनकी खास इज्जत बची नहीं है, तो इन्हें हटाओ जरा, हटा दिया, ठीक है, ये लो थीटा भी हटा दो, खत्म। चलिए, सारे फोर्सेस हमारे एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है। शुरुआत करते हैं। सो यहां पर है मेरे पास 10 cos ऑफ 20 प्लस 20 cos ऑफ 30 इज इक्वल टू F3 cos ऑफ थीटा, ठीक है। Therefore the value of F3 cos of theta will be equal to how much? Simply addition कर दीजिएगा यहाँ, है ना। So cos of 20 into 10, this 9.39, इसे हम 9.4 लिख लेते हैं, है ना, प्लस 20 cos 30, 20 into cos 30, 17.32। चलिए, दोनों का एडिशन अगर हम कर दें तो ये बनेगा 26.72। So the value of F3 cos of theta is coming out to be 26.72। उठा के इसे बक्से में डाल दीजिए,
है ना। अब लगा दीजिए समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। एडिशन करिए जरा यहाँ पर, ये होगा F3 साइन ऑफ थीटा प्लस 10 साइन ऑफ 20 डिग्रीज इज इक्वल टू, एक ही है नीचे, 20 कॉस ऑफ 30। ठीक है, सो माई F3 साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू कितना, 20 cos 30 माइनस 10 साइन 20, 20 इंटू कॉस ऑफ 30, 17.32 माइनस 10 साइन 20, 3.42 माइनस 13.899, इसे हम 13.9 ही मान लेंगे। ठीक है, सो माई F3 साइन ऑफ थीटा इज कमिंग आउट टू बी 13.9। ओके, चलिए, now once we have got both the equations, this is my first one, this is my second one, what I can simply do is simply divide the second equation by the first one। ऐसा क्यों मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि फायदा हो जाता है उससे। क्या फायदा हो जाता है यार, F3 से F3 कट जाएगा तो सिर्फ थीटा थीटा बचेगा, और थीटा थीटा बचेगा तो हम काम कर सकते हैं आसानी से। This is equal to 13.9 and my second equation is F3 cos of theta which is equal to कितना, 26.72। ठीक है, डिविजन कर दीजिए दोनों तरफ। So this is gonna be my tan of theta is equal to 13.9 divided by 26.72, 0.52. So this is 0.52. So theta is equal to what? This is tan inverse of 0.52, which is 27.47 degrees. Now, once you have got the value of theta, what you can simply do is put the value of this theta over here, यहाँ पे, है ना। चलिए पुट अप करते हैं जरा। मेरा F3 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13.9 था। ठीक है, मेरे F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.9 बाय साइन थीटा, 13.9 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा कितना है, 27.47, 30.13 आ रहा है। So this is how you can figure out the value of my force which will be acting, and this is how you can figure out the value of theta जिस एंगल पे मेरा फोर्स एक्ट करेगा। मतलब मैं अगर 30.13 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा दूं, कितने एंगल पे, 27.47 डिग्रीज के एंगल पे, तो इन फोर्सेस को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा फर्स्ट यूनिट का रिविजन हो गया होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद आ गई होगी, है ना। अभी अभी आपने शायद एग्जाम वगैरह दिया होगा इनसेम का, तो फिर रिविजन भी ऑलरेडी पढ़ा होगा, फिर ये रिविजन भी हो गया, है ना। चलिए, तो ये जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम आसानी से कर सकते थे, हमने 4 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखे हैं इस वैरायटी के। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह से थोड़ा और क्रिएटिव होके इन सवालों को पूछ सकती है। ठीक है, तो चलो, वो क्या करेगा, सिंपल पुली वुली का सिस्टम बना देगा और आपसे सवाल पूछ लेगा। तो चलिए इस सवाल को कैसे हैंडल करना है देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर्सेस इन केबल्स ए बी एंड बी सी। तो मेरे पास 2 केबल्स हैं ए बी और बी सी, इन पे लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है। द रिमेनिंग 2 केबल्स पास ओवर फ्रिक्शनलेस पुली सी एंड एफ। तो एक केबल ये है, दूसरा केबल ये है, ये तीसरा केबल है, ये चौथा केबल है। उसने बोल दिया ना 4 अलग अलग केबल्स हैं। केबल के केस में ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ केबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी डिफरेंट डिफरेंट अलग केबल्स होती है उनपे उतना उतना डिफरेंट टेंशन लगता है। एक ही केबल अगर पूरी तरह से होती तो उस पर एक ही टेंशन लगता, सेम टेंशन। अलग अलग केबल्स पर अलग अलग टेंशन लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की। ठीक है, सो 2 केबल्स अलग अलग है जो ई और एफ से जा रही है एंड सपोर्ट कर रही है मासेस को 100 न्यूटन और 200 न्यूटन के। ठीक है, तो हमारा काम क्या बनता है कि जो जो फोर्सेस लग रहे हैं ना उनको पहले दिखा देते हैं। अब ये 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे इस तरीके से है सपोर्टेड, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा वो 100 न्यूटन का ही होगा, है ना। तो इस पॉइंट पे भी आप बोल सकते हैं जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ना, टेंशन हमेशा पॉइंट के अपोजिट लगता है, थ्रेड में पड़ा हुआ है हमने, तो 100 न्यूटन का यहाँ पर लग जाएगा। वैसे इधर 200 न्यूटन है तो फिर टेंशन मेरा 200 न्यूटन का क्रिएट होगा, मतलब इस पॉइंट से भी अगर हम यहाँ देखोगे तो 200 न्यूटन का टेंशन लगेगा। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इन 2 पुलिस को रिप्लेस करके यहाँ पे फोर्सेस ऐसे दिखा सकता हूँ कि एक फोर्स इस तरफ लग रहा है 100 न्यूटन का और दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है कितना, 200 न्यूटन का। काम बन गया हमारा, चलिए दिखा देते हैं। दिस इज 100 न्यूटन का फोर्स, दिस इज 200 न्यूटन का फोर्स। खत्म, पुल्ली ने जो कुछ इतना माहौल क्रिएट कर रखा था दिखा दिखा के, उसे हमने सिंपल तरीके से रिड्यूस कर दिया। अब देखिए, एक टेंशन यहां पर लग रहा है, इस टेंशन का नाम हम दे देंगे टी ए बी, इसे यहां दिखा देंगे। दूसरा टेंशन यहां लग रहा है जिसका नाम हम दे देंगे टी बी सी, उसे यहां दिखा देंगे। चलिए लगा देते हैं आपके लिए, इसका नाम है टी ए बी। ओके, ये लग रहा है 30 डिग्री पे, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसका नाम है टी बी सी जो लग रहा है 60 डिग्री पे। ओके, तो सारा का सारा ये डायग्राम हमारा सिंपली एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली खेलें तो आप जानते हैं
कि जो फोर्सेस मेरे मेरे एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलाइन नहीं होते हैं, बेस्ट क्या रहता है, उन्हें रिजॉल्व कर लिया जाए। बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको सिंपली रिजॉल्व कर लो। ये हो जाएगा मेरा एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये हो जाएगा मेरा वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। रिजॉल्व करते हैं आपके लिए टीबीसी का कॉस 60, टीबीसी कॉस ऑफ 60, टीबीसी साइन ऑफ 60। This will be my TAB cos of 30 degrees. This is TAB sin of 30 degrees. ठीक है। वीडियो को पॉज करके रिजोल्यूशन आप लोगों ने सेम सही तरीके से किया है या नहीं चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही हम अपने फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हाँ, उन्हें यहां से इरेज कर देना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड यार, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। Okay. ये हटाओ, ये हटाओ, हट गया, हट गया, हट गया, ठीक है। क्योंकि हम रिजॉल्व कर चुके हैं तो रिप्लेस करना बढ़िया रहता है। चलो इतना ही काफी है। अभी देखिएगा, सारे के सारे फोर्सेस हमारे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अलाइंड है ना। थोड़ा सा पीछे जाके देखो, अगर ऐसा कुछ बन जाए तो फिर सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम सीख चुके हैं, मतलब ऐसा बन गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बढ़िया, शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा, देखो, टीबीसी कॉस 60 प्लस 200 माइनस 100 माइनस टीएबी कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो कॉस 60 की वैल्यू तो 1/2 0.5 होती है, मुझे पता है। दिस इज 0.5 टीबीसी प्लस 100 इज इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाते हैं, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू 0.866, दिस इज 0.866 टीएबी। सो एक इक्वेशन मुझे यहाँ मिल चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी जो लोग देख रहे हैं उन्हें अभी समझ में आ चुका होगा कि आगे क्या होने वाला है ना। तो चाहो तो वीडियो पॉज करके अब एक बार खुद से ट्राई कर लो पूरा आगे का। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए, इन दोनों का एडिशन मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज टी ए बी साइन ऑफ 30 माइनस टी बी सी साइन 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 0.5 टाइम्स ऑफ टी ए बी इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है यार, साइन 60 इज 0.866। दिस इज 0.866 टाइम्स, माइनस आएगा ना इधर, सॉरी प्लस ही आएगा। ओके जस्ट अ सेकेंड, माइनस नहीं आएगा यहाँ तो प्लस आएगा। दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ है ना, माय बैड। दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ है तो एडिशन मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब ये राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस 0.866 इंटू साइन 60 विच इज 0.86, सॉरी टीबीसी, माइनस 0.866 इंटू टीबीसी। तो यहां से हम टी ए बी की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो दैट विल बी नेगेटिव। पुट अप करते हैं, डिवाइडेड बाय 0.5, 0.866 divided by 0.5 is 1.732. So minus 1.732 आ जाएगा आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग BC। सो इस तरीके से हम अपनी सेकेंड वाली इक्वेशन को बना चुके हैं, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 डालकर। Okay, now we have got two equations, and using these two equations we are supposed to figure out the values of the tensions acting in the string AB and BC। करना बड़ा ही आसान है, क्या करेंगे, यहां से TAB उठा के हम पुट अप कर दोगे, हो जाएगा काम खत्म। शुरू करते हैं। 0.5 टाइम्स ऑफ टेंशन इन BC प्लस 100 इज इक्वल टू 0.866 टाइम्स ऑफ टेंशन इन AB, जिसको हम इससे रिप्लेस करेंगे, विच इज माइनस 1.732, 73 रहने दो, इतना काफी है, टेंशन इन BC, ठीक है। सो इसको इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो जरा, 1.732 into 0.866, which is this, plus 0.5, 1.99, इसको 1.99 टेंशन इन BC, ठीक है। इसको नेगेटिव लेके इधर ले आया पॉजिटिव, प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सो टेंशन इन माई BC इज इक्वल टू हाउ मच, 100 डिवाइडेड बाय 1.9 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2। सो ये आ रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है। ये अगर आ गया तो TAB भी आराम से निकाल सकते हो, 50 इंटू 1.732। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जो 100 है उधर जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आने वाली वो नेगेटिव आने वाली है। टेंशन इन माई BC स्ट्रिंग अगर नेगेटिव आ रहा है
ठीक है ना। तो माई ए बी स्ट्रिंग में कितना आएगा, -1.732 इंटू -50, जो कि हो जाएगा पॉजिटिव। जो मैंने कैलकुलेट किया है, इट इज कमिंग आउट टू बी 86.6। ठीक है। सो मेरे पास दो टेंशन्स निकालने थे, दोनों टेंशन हमने निकाल लिए हैं। और मुझे एक चीज समझ में आई है कि एक टेंशन मेरा पॉजिटिव आ रहा है और एक टेंशन मेरा नेगेटिव आ रहा है। क्या मेरा आंसर गलत है? जी नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। होना चाहिए, हो सकता है। ठीक है ना। थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी दूं क्या इसका? थोड़ा सा आप आंख बंद करके एक बात सोचो, ठीक है, कि यहाँ पे 200 न्यूटन है, मतलब मैं इस स्ट्रिंग को 200 न्यूटन से खींच रहा हूँ और इस स्ट्रिंग को 100 न्यूटन से खींच रहा हूँ। तो ये 200 और ये 100 है, तो अल्टीमेटली अगर मैं कैंसिल करने जाऊं तो ये 200 इस 100 को कैंसिल कर देगा और ओवरऑल इस फोर्स को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं 100 न्यूटन से। तो टेक्निकली मैं इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरह से एकदम ऐसे, है ना, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी मतलब उस पर कोई टेंशन ही नहीं आ रहा होगा। और वही देखो, माइनस आने का मतलब यही है कि उस पर कोई टेंशन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, टी बी सी इज इक्वल टू -50 न्यूटन। इसको हम फर्दर ये लिख सकते हैं कि टेंशन इन माई बी सी इज एक्चुअली 0 न्यूटन। उसको -50 लग के छोड़ोगे तो भी चलेगा, बट आगे जाके 0 न्यूटन भी लगा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि -50 का टेंशन नहीं लग सकता ना। स्ट्रिंग पे हमेशा घिंचाव होता है, घिंचाव तो हो नहीं रहा, उल्टा नेगेटिव हो गया है ना। तो थ्रेड क्या हो जाएगा ऐसे, सिंपल। तो अल्टीमेटली इसमें 0 न्यूटन का टेंशन है। पूरा का पूरा टेंशन ए बी ले रहा है अपने आप में, और कितना टेंशन है वो 86.6 न्यूटन का टेंशन। ठीक है। सो ओवरऑल जस्टिफिकेशन मीनिंग आप ऐसे इमेजिन करके से समझ सकते हैं। ठीक है, कि हुआ क्या यहाँ पर। चलिए, काफी कुछ यहाँ पे मैंने दिखा दिया है आपको। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आगे जितने भी क्वेश्चंस है, इनफैक्ट इस टाइप के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस या पुणे यूनिवर्सिटी के आपके बुक में है, उनको भी अटेंड करने जाओगे तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है। हाउएवर थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप और कर लें, उसके लिए मैंने और क्वेश्चंस करा रखा है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को भी निपटा देते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन क्वेश्चन। कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस इधर पुल्ली जो है वो थोड़ा एंगल पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मेरा एंगल पे लग जाएगा, उतनी फर्क है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा 300 न्यूटन का ब्लॉक नीचे फोर्स डाल रहा है, उस वजह से यहाँ पर क्या होगा, 300 न्यूटन का टेंशन क्रिएट होगा। ये सेम स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पूरी स्ट्रिंग के अलॉन्ग मेरा टेंशन 300 न्यूटन का क्रिएट होगा। उस 300 न्यूटन के टेंशन को मैं डायरेक्टली यहां से ऐसे लगा के दिखा सकता हूँ। ये लगेगा मेरा 300 न्यूटन का फोर्स इधर, कितने एंगल पे, 45 के एंगल पे। खत्म। ये तो यहाँ डायरेक्टली 200 न्यूटन है, इधर 200 न्यूटन लगेगा तो उतना ही 200 न्यूटन से यहाँ खिंचाव हो रहा होगा। इसको मुझे हॉरिजॉन्टली लगाना है। ये तो अच्छा वाला फोर्स है, हमारे डायरेक्शंस के हिसाब से लग रहा है, लगा दिया। फिर यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ एक टेंशन क्रिएट होगा। इन दोनों टेंशंस को हमारे इस फॉर्मेट में दिखा दीजिए। ये रहेगा यहाँ पर, ये वाला लगेगा थोड़ा ऊपर की तरफ। ओके, दिस इज गोना बी माई ए से बी में लग रहा है, तो इसे हम टेंशन ए बी का नाम देंगे। ठीक है, इसे लगा दो, इसे हम टेंशन बी सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, दिस इज गोना बी एट 30 डिग्रीज, दिस इज गोना बी एट 60 डिग्रीज। इतना काम होने के बाद क्या करना चाहिए? जो जो फोर्सेस मेरे हिसाब से अलाइन नहीं है, उन सारे फोर्सेस को हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से, है ना। शुरू करें, चलो। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, चलिए, टी ए बी कॉस 30, टी ए बी साइन 30, ठीक है, टी बी सी कॉस 60, टी बी सी साइन 60। ठीक है, ये 300 है तो 300 कॉस ऑफ 45, 300 साइन ऑफ 45। जैसे ही मैंने इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया, मेरा सबसे पहला काम क्या बनता है कि मैं क्या करूं, इन फोर्सेस को हटा दूं यहां से। ठीक है, फायदा क्या होता है उससे, चीजें थोड़ी साफ सुथरी दिख रही होती है, तो इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही होती है, नॉन इंपॉर्टेंट चीजें मेरी पूरी हट जाती है। हटाने में बड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, चलेगा। सारे फोर्सेस यहाँ पे मुझे जो दिख रहे हैं, उनकी हेल्प से मुझे इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आएगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जरा, टी बी सी कॉस 60 प्लस 200 माइनस टी ए बी cos of 30 minus 300 cos of 45 is equal to 0। काफी आगे तक पहुंच गया ये, जगह कम पड़ने वाली है। सो cos 60 की वैल्यू इज 0.5, तो दिस इज 0.5 TBC प्लस 200 माइनस TAB cos 30।
कॉस ऑफ 30 0.866 था ना, मतलब वो वैल्यूज भी याद होने लगे मुझे अभी। 0.866 TAB माइनस 300 कॉस 45, 212.13 इज इक्वल टू 0। तो इसे सिस्टमैटिक तरीके से लिखूं क्या, क्या हो जाएगा, 0.5 टाइम्स ऑफ टेंशन एन बी सी, ये माइनस करेंगे तो इधर लेके जाते हैं, इज इक्वल टू 0.866 टेंशन इन माई ए बी, है ना, प्लस 212.13 माइनस 200, दिस इज 12.13। अब ये स्टेप्स कैसे आ रही है वो मुझे आपको दिखाने की आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि इतने स्मार्ट तो आप लोग ऑलरेडी हैं कि ये लेफ्ट राइट करके इक्वेशंस की वैल्यू देख लें, है ना। नेक्स्ट है आपका समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस मस्ट बी पुट इक्वल टू 0। देखिए जरा कितने फोर्सेस हैं, एक दो ऊपर है और एक तीसरा नीचे है, ठीक है। सो टी ए बी साइन 30 प्लस टी बी सी साइन 60 माइनस 300 साइन 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 0.5 टाइम्स ऑफ टी ए बी, है ना, साइन 30 की वैल्यू प्लस साइन 60 कितना होता है, 0.866 होता है मेरे ख्याल से। हाँ, देखा, याद हो गई वैल्यूज मुझे। इज इक्वल टू 300 साइन 45, 300 इंटू साइन 45 इज 212.13, ठीक है। तो देखिए एक इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन 1 मिल चुकी है आपको टीबीसी और टीएबी के टर्म्स में, एक और इक्वेशन मिल चुकी है आपको टीएबी और टीबीसी के टर्म्स में, है ना। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द हेड्स अप मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपली 0.5 टाइम्स ऑफ टी ए बी इज इक्वल टू लिखना चाहिए 212.13 माइनस 0.866 टाइम्स ऑफ टीबीसी, ठीक है। तो टी ए बी क्या हो जाएगा मेरा, देखिएगा 212.13 माइनस 0.86 टाइम्स ऑफ टाइम बी सी डिवाइडेड बाय 0.5, ओके। सो मेरा टेंशन इन ए बी आ चुका है टेंशन इन बी के टर्म्स में, बीसी के टर्म्स में, सॉरी, ठीक है। सो बस इस वैल्यू को उठा के, है ना, ये वैल्यू मैंने कहां से निकाली, इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है। इसको उठा के मैं अगर यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बीसी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर फाइनली हम उस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो टीएबी की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपली सॉल्विंग टू इक्वेशंस। मैं फिलहाल नहीं करके दिखा सकता बिकॉज यहाँ जगह बहुत कम पड़ रही है, ठीक है। आप खुद से कोशिश कर लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करेंगे और आंसर आपका मैच करेगा, ठीक है। चलिए करके देख लीजिएगा, मैं फिलहाल आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ, ओके। मकसद ये नहीं रहता कि हम कैलकुलेशंस करवाएं, हालांकि कुछ क्वेश्चंस में हम करवा भी देते हैं, ठीक है। मकसद ये रहता है कि आपको सिखा दें कि यार ऐसा सवाल देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। इसमें और थोड़े मॉडिफिकेशन हो गए तो वो भी डरने की जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल चीजें होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और है हमारे सामने, और ये दोनों के दोनों पुणे यूनिवर्सिटी ने पूछे हुए थे, है ना। अगेन आप जिस भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपका फायदा ही है। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये यूनिवर्सिटीज आपस में खेल रहे होते हैं, पता है कि नहीं। कोई अगर 2012 में पुणे ने पूछा होगा तो 2013 में मुंबई पूछ लेगा आपसे, ठीक है। 2013 में मुंबई ने पूछा होगा तो भोपाल वाला 2014 में पूछ लेगा, 15 में, 16 में, 18, 19, ये सब चलता रहता है आपस में आगे पीछे, ठीक है। तो सिलेबस का अगर थोड़ा भी पार्ट सेम है तो दूसरी यूनिवर्सिटी या क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं हर यूनिवर्सिटी का कंटेंट बना रहा हूँ इसलिए मुझे दिखता है 2012 में सेम सवाल, फिर 13 में पुणे ने पूछ लिया, 14 में मुंबई ने पूछ लिया, 15 में नागपुर ने पूछ लिया, ये आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थीटा बीटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उसने यार वैल्यूज दे दी है ना। तो वैल्यूज दे दी है तो उससे थीटा बीटा निकल जाएगा, टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे पढ़ लें एक बार जरा क्या लिखा है। टू cables tied together as shown. If weight is equal to 200 newtons, determine the tension in cable AC and BC. ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक केबल एसी है, दूसरा केबल बीसी है, इन पे टेंशन निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से निकालना शुरू करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे एक केबल बन जाएगा मेरा बीसी, एंगल बस पता करते हैं थोड़ी देर में इसका, ये बनेगा एसी। अच्छा, नीचे वाला इधर से आ जाएगा, इसका हम दे देते हैं 150 न्यूटन्स, ठीक है, इतना ही रहने दो। अब देखो ये 5 है और ये 10 है, और ये अगर थीटा हुआ तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं थीटा, है ना। थोड़ा स्मार्टली देखोगे तो 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिख लो 10 थीटा, ये थीटा है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 5/10 विच इज इक्वल टू 0.5। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, शिफ्ट 10 इनवर्स ऑफ 0.5।
सो द वैल्यू इज 26.56 डिग्रीज। मतलब ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे लग रहा है, थीटा पे। तो मैं इस एंगल की वैल्यू पुट अप कर देता हूँ 26.56 डिग्रीज। ठीक है, साथ ही साथ इधर ऊपर देखिए ये वाला एंगल भी मुझे नहीं पता है ना? नहीं पता तो कैसे निकालें? सिंपल है, ये 8 मीटर है ना? इसको उठा के रखो जरा यहाँ पे, सॉरी मैं उसको इंडिविजुअली उठा ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, छोड़ो अपना बना लेते हैं। तो ऊपर वाला 8 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ठीक है, ये वाला यहाँ से ऊपर तक 10 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है ना? तो सिंपल है, ये हो गया 8, ये हो गया 10, इसको मान लेंगे हम अल्फा। सो हम लिखेंगे अभी tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.8। ठीक है, सो दिस इज 38.65। मतलब ये वाला एंगल कितना बन रहा है वर्टिकल से? ये सिंपली बन रहा है 38.65 डिग्रीज का। ठीक है, इसका नाम क्या है? टेंशन विच इज एक्टिंग एट ए सी। दिस इज माई टेंशन विच इज एक्टिंग एट बी सी। इसका एंगल देखो जरा, इसमें ये 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है मुझको? ऊपर की तरफ दिख रहा है ना? ये 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, और ये ऑलरेडी मुझे 10 मीटर दिया हुआ है, इसको थोड़ा पास में लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मीटर है। ठीक है, तो 10/20 करना है सिंपली, राइट? सो इसको हम मान लेते हैं कितना? इसको मैं मान लेता हूँ गामा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं tan ऑफ गामा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस विच इज इक्वल टू 0.5, मतलब इस एंगल के बराबर। तो गामा की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 26.56 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया 26.56 डिग्रीज। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो मैं फ्रैंकली इन्हें हटा देता हूं इन कैलकुलेशंस को। दिस इज माय रफ वर्क का कैलकुलेशन। ठीक है, अल्फा यहाँ मैंने लिखा नहीं, आपके लिए लिख देते हैं। कितना आया था ये? 38.65। चलिए, सो तीनों अल्फा बीटा एंड अल्फा थीटा गामा मैंने निकाल के वैल्यूज पुट अप कर दी है। अब ये वाला सवाल किसकी तरह बन गया? देखो, दो फोर्सेस मेरे मिसिंग है और तीसरा फोर्स जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो रिजॉल्व करके मुझे निकालना पड़ता है। पीछे जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे वही तो सवाल थे कि दो, सॉरी ज्यादा पीछे आ गया, दो फोर्सेस मेरे मिसिंग है, उनको कितने कितने एंगल पे लगाया जा रहा है वो मुझे पता है, तीसरे फोर्स की वैल्यू गिवन है। तो ऐसे रिजॉल्व करके एफ एक्स और एफ वाई करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन को भी उठा के देखो जरा, दो फोर्सेस मेरे मिसिंग है, तीसरा फोर्स मुझे गिवन है, एंगल्स मुझे पता है, रिजॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ना? चलेगा, तो वही चीज यहाँ पे भी करनी है गाइस, फटाफट से हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। दो फोर्सेस मिसिंग है, रिजॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इसे हटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आखिरी, ये मेरा जो वेट यहाँ पे लटका हुआ था ना, इस वेट की वजह से आने वाला टेंशन बस बचा हुआ था। ठीक है, वेट कितना है? 200 न्यूटन का, उस वजह से टेंशन भी कितना क्रिएट होगा? 200 न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो जरा अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे है ना, इस पे तो अपोजिट ही लगेगा टेंशन, 200 न्यूटन। सारे फोर्सेस अब लग चुके हैं, अब हमें क्या करना है? इन फोर्सेस को रिजोल्व करना है, रिजोल्व करके सॉल्व करना है। ठीक है ना? मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ रिजोल्व। ठीक है, क्वेश्चन इक्वेशंस लिख के आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। चलिए, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट से। दिस इज गोना बी माय टी ए सी cos of 38.65। ठीक है, TAC sine of 38.65, this is gonna be my TBC cos 26.56, TBC sine 26.56, 150 cos of 26.56, 150 साइन ऑफ 26.56। ठीक है, चलो, सो वैल्यूज को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है अपने फेवरेबल एक्सेस के आसपास। अब बस क्या करना चाहिए? इनको मिटा दो जरा, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, खासा काम के हैं नहीं हमारे, बस डिस्टर्बेंस ही करते हैं, है ना? मिट गया, मिट गया। चलो, ध्यान से मतलब आप तो खैर मिटाएंगे नहीं ऑब्वियसली, है ना? बट ध्यान रखिएगा कभी ऐसे गलती से इंपॉर्टेंट एक आधा उड़ ना जाए, है ना? चलो, सो हमें क्या करना चाहिए? इक्वेशन लिखनी चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस मस्ट बी पुट इक्वल टू 0। पुट करते हैं,
यहाँ TBC cos 26.56 वैल्यू पुटअप करें जरा. Cos of 26.56 is 0.89. This is 0.89 times of TBC, which is equal to the sum of these two. 150 cos 26.56 cos 26.56 into 150 is 134.17 plus TAC sin 38.65 sin 38.65 0.62 times of TAC. ठीक है. चलिए, एक इक्वेशन ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल चुकी है BC और AC के टर्म्स में, है ना. अगला इक्वेशन मिलेगा जब मैं लिखूंगा समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेकंड वाली, है ना. सो TAC cos 38.65, बाप रे 0.78. हाँ, ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो हाँ, यूनिवर्सिटी ऐसी चीजें कर सकती है ताकि आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो. 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा तो लिखवाएगा आपसे. ठीक है, प्लस TBC sin 26.56 sin 26.56 is 0.44. तो 0.44 टाइम्स ऑफ TBC इज इक्वल टू, नीचे दो फोर्सेस हैं, 200 प्लस 150 sin 26.56 into 150 67.07. ठीक है, इन दोनों का एडिशन करके लिख दूं क्या? 267.07 एडिशन करके लिख देता हूं, 267.07. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन. बस अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करके इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और आपको TAC और TBC मिल जाएगा. ठीक है, वन मोर थिंग, हाँ, मैंने थोड़े से नंबर्स चेंज किए हैं. ठीक है, यूनिवर्सिटी ने पूछा जरूर था, बट थोड़े से नंबर्स अलग थे उसके. 8 और 20 के कुछ और नंबर्स थे, ऑब्वियसली थोड़े नंबर्स मैंने चेंज किए, बाकी सब कुछ सेम है. आप खुद यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन भी वहां जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, बुक में देख लो, मिल जाते हैं बहुत. चलिए, कैसे सॉल्व करें थोड़ा दिखा देता हूं आपको. यहां से BC की वैल्यू उठा के नीचे पुट कर दोगे तो काम बन जाएगा. चलो निकालते हैं. सो टेंशन इन माई BC, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 134.17 प्लस 0.62 टाइम्स ऑफ टेंशन इन AC डिवाइडेड बाय 0.89. ठीक है, तो ये निकल चुका है टेंशन इन माई BC. इसको उठा के कहां पुट करना है, नीचे वाली इक्वेशन में पुट करें. यहाँ पुट करते हैं, चलो थोड़ा ठीक से. सो 0.78 टाइम्स ऑफ टेंशन इन AC प्लस 0.44 टाइम्स ऑफ टेंशन इन BC. पुट अप कर दो जरा ये वैल्यू, 134.17 प्लस 0.62 टाइम्स ऑफ टेंशन इन AC डिवाइडेड बाय 0.89, दैट इज इक्वल टू 267.07. चलिए, अब इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मुझे इस इक्वेशन को पूरी तरह सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करें, पहले पूरी इक्वेशन को 0.89 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा सा काम बन जाएगा. हाँ, शुरू करते हैं. सो 0.89 मल्टीप्लाइड बाय 0.78, दिस इज 0.69. 0.69 टाइम्स ऑफ टेंशन इन AC प्लस, इनको भी ओपन करिए तो साथ ही में, 0.44 इंटू 134.17 which is 59.03 plus 0.62 into 0.44 0.27. टेंशन इन AC इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई होगा हमारा, 0.89 मल्टीप्लाइड बाय 267.07. दिस इज कमिंग आउट टू बी 237.7. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. इन दोनों का एडिशन करेंगे, सो दिस विल बी 0.69 प्लस 0.27 विच इज 0.96. सो 0.96 टाइम्स ऑफ टेंशन इन AC is equal to this minus this. This is 237.7 minus 59.03. So 178.67. So my tension in AC will be equal to this divided by 0.96, which is 186.11. ठीक है, so काफी अच्छा सा बड़ा सा वैल्यू आ रहा है टेंशन इन AC का, which is 186.11. ये चीज जैसे ही निकल जाती है, आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट अप कर सकते हैं, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, टेंशन इन BC मिल जाएगा. ठीक है, चलिए आपके लिए निकाल देते हैं. सो देयरफॉर फाइनली टेंशन इन माय BC इज इक्वल टू, वैल्यू पुट अप करेंगे, 134.17 प्लस 0.62 इनटू दिस, सो 186.11 मल्टीप्लाइड बाय 0.62, ये हो जाता है 115.38 डिवाइडेड बाय 0.89. ठीक है,
चलिएगा फाइनल वैल्यू लिखता हूं मैं आपके लिए 115.38 प्लस 134.17 डिवाइडेड बाय 0.89 280.4. So tension in my BC is coming out to be 280.4 newtons. आना चाहिए ना बीसी वाली रॉड में ज्यादा टेंशन आना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ से पुल भी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टेंशन इसको झेलना पड़ेगा थोड़ा, है ना, एज कम्पेयर टू माई टेंशन इन एसी। चलिए, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। क्या उसके कैलकुलेशन भी इतने टफ थे? हाँ थे, क्योंकि मैंने सिर्फ एंगल और थोड़े थोड़े वैल्यूज चेंज किए हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनफैक्ट उनका तो 190 या 170 न्यूटन का था, तो अगेन कैलकुलेशन डिफिकल्ट थे। तो हाँ, ऐसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। इसका यहाँ प्लॉट करना है, प्लॉट करने का कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगाने के बाद कैलकुलेशंस बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है और एक आपके सामने यहाँ पर। इस क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट बना के दे देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा थक गया हूं मैं, या फिर लाइव क्लासेस में आओगे तो वहां तो ऑब्वियसली सारे कैलकुलेशन में दिखाते ही। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा है द मोटर एट बी वाइंड्स अप द कॉर्ड अटैच टू द 70 न्यूटन क्रेट। ठीक है, सो बी यहाँ पर एक मोटर है, वो वाइंडिंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो वाइंडिंग कर रहा है एंड दिस इज अटैच टू अ 70 न्यूटन क्रेट। तो एक 70 न्यूटन का क्रेट यहाँ पर है, उसको एक वायर से या एक रेड थ्रेड से हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एक सिंगल थ्रेड ये पूरी तरह आ रही है, मतलब इस पूरी की पूरी थ्रेड पे जो टेंशन लगेगा वो सेम ही लगेगा थ्रू आउट। ठीक है, चलिए एज शोन डिटरमाइन द फोर्स इन कॉर्ड सी डी। इस सी डी पे मुझे फोर्स बताना है। ठीक है, और इस थीटा की वैल्यू भी बतानी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको हम अपने हिसाब से पुटअप कर लेते हैं जरा, है ना। तो जो सी डी है वो कहाँ लग रहा है? एक सर्टेन एंगल पे लग रहा है। कितना वो एंगल है? थीटा है। नीचे थीटा लिख दिया हमने यहाँ पे, है ना, इसको टेंशन इन सी डी बोलेंगे। फिर एक नीचे की तरफ यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। ओके, सो ये लगेगा ऐसे, इसका हम नाम दे देंगे 70 न्यूटन डायरेक्टली लिख दो। और ये जो थ्रेड है उसकी वजह से यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम टेंशन इन माय थ्रेड या स्ट्रिंग बीसी, जो कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 70 न्यूटन जो यहाँ लग रहा है वही थ्रू आउट यहाँ लगेगा, पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन लगेगा। तो इधर भी हम बोल सकते हैं 70 न्यूटन का टेंशन लग रहा है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टीबीसी आप डायरेक्टली 70 न्यूटन यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देखने में, सेम स्ट्रिंग है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे सेम फोर्स लगने वाला, सेम टेंशन क्रिएट होगा, तो बस दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब बस क्या करना है, इतना ही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस थीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना, कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है ना। बेटर ये रहेगा कि मैं ये वाला थीटा निकालूं, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल से मिल रहा है तो डायरेक्टली मैं वर्टिकल से एंगल बता पाऊंगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो इसको अल्फा मान लेते हैं। चलो, तो हम लिख पाएंगे टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना? टेन इनवर्स ऑफ 5 22.61 डिग्रीज। ठीक है, तो यही लिख देता हूं मैं 22.61 डिग्रीज। और ये बेसिकली मेरा रफ वर्क था, मेरे किसी काम का नहीं है, मैं फिलहाल इसे मिटा रहा हूँ, मेरी जगह बनी रहती है। चलो, ओके, तो क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है, 70 एंगल पता है, फोर्सेस को रिजॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। ये रहेगा मेरा कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये रहेगा साइन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये 70 ठीक है, इस वाले का ये रहेगा कॉस कंपोनेंट, ये रहेगा साइन कंपोनेंट। So TCD cos of theta, TCD sine of theta, 70 cos of 26.61, 70 साइन ऑफ 26.61। रिजॉल्व कर चुका हूं, तो इन्हें जरा हटा दो तो बेटर रहेगा, है ना, चीजें थोड़ी साफ सुथरी दिखनी चाहिए। चलिए, सारे फोर्सेस मेरे एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो चुके हैं। अब प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास टी सी डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 70 साइन ऑफ 26.61। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं टी सी डी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 26.61 से मल्टीप्लाई कर दो जरा, इंटू 70, 31.35। ठीक है, देख पा रहे हैं ये कैसे बन चुका है? ये एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन चुका है, जिसमें मेरे पास फोर्स, एक फोर्स की वैल्यू चाहिए रहती थी, उसका थीटा भी चाहिए रहता था, तो दो फोर्सेस के बन होते थे। ठीक है, दिखाऊं थोड़ा थोड़ा दिखाऊं? चलो देखो,
ऐसा कि दो फोर्सेस गिवन होते थे और एक फोर्स और उसके थीटा की वैल्यू चाहिए रहती थी इसको बैलेंस करने के लिए, है कि नहीं? वही चीज यहाँ बन रही है कि मेरे पास दो फोर्सेस गिवन थे और एक फोर्स की वैल्यू चाहिए थी बैलेंस करने के लिए। तो याद है ना क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो थीटा बच जाता है और प्रॉब्लम कैंसिल हो जाता है। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू जीरो करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे हम जीरो करेंगे तो ऊपर की तरफ लिख सकते हैं टी सी डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 70 cos ऑफ 26.61। ठीक है, सो टी सी डी साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो, cos ऑफ 26.61 मल्टीप्लाइड बाय 70, 62.58 डिग्रीज। चल, सो मेरे पास अब दो इक्वेशंस आ चुके हैं, इसका नाम हो गया इक्वेशन वन, इसका नाम हो गया इक्वेशन टू। और ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके थे इस चीज की। सिंपली क्या करो, इक्वेशन टू को डिवाइड कर दो इक्वेशन वन से, तो क्या बनेगा, देखो बड़ा ही आसान है। टी सी डी साइन थीटा इज इक्वल टू 62.58 और टी सी डी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 31.35। डिवाइड करेंगे तो टी सी डी कट जाएगा, बचेगा कितना, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 62.58 divided by 31.35, 1.99 which is 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शिफ्ट एंड इनवर्स ऑफ 2। सो दिस इज 63.43 डिग्रीज। ठीक है, नाउ वंस यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप सिंपली उसकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं इन वन ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पुट अप कर दोगे तो टेंशन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट अप करते हैं, जरा कहाँ लिखूं, यही लिख दूं क्या, यहाँ लिख देता हूँ। सो टेंशन इन सी डी इज इक्वल टू कितना, 62.58 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो टेंशन इन माई सी डी इज इक्वल टू कितना, 62.58 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा कितना है, 63.43 डिग्रीज, 69.96, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 न्यूटन आ रहा है मेरा टेंशन। ठीक है, सो टेंशन लगभग 70 न्यूटन आ चुका है, 69.96 दिखा रहा है और थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। कुछ नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ था, बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज अलग थी और थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना के दे दिया था आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना था। इसको सही तरीके से प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद कंडीशन लगाओ और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए। काफी सारे इस वैरायटी के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, वैरायटी बहुत आसान है, प्रैक्टिस भी काफी आपकी हो चुकी है। इसके बाद आगे हम लामीज थ्योरम डिस्कस करेंगे, और भी चीजें हैं, बट ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी तो इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखेगा, उसमें काफी डिस्कशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहुंचिए नेक्स्ट पे।